everyone, welcome back to Thomas Makeover. So today we are going to start with company final account one shot video. बहुत ध्यान से समझिएगा 18 मार्क्स पक्के हो जाएंगे जिनको सीएफएस समझ नहीं आया तो जहां पे इनको एडजस्टमेंट्स करने में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर आपको सीएफएस ही करना है तो आप तीन एडजस्टमेंट्स को ध्यान रखिएगा, एक मशीन एंड डिप्रिसिएशन वाली, देन प्रोविजन फॉर टैक्स वाली एंड डिविडेंड वाली, क्योंकि ये तीन तो मिलेंगी राइट। तो एटलीस्ट हम सारे एडजस्टमेंट को छोड़ने के बजाय ये तीन तो कर ही लें। देन अगर आपको सीएफएस ही पूरा समझ नहीं आ रहा, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, तो वो कंपनी फाइनल अकाउंट को चूज करें। सो इसके अंदर हमारे पहली जो एडजस्टमेंट आती है, ठीक है, किस तरीके से चलता है, क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे जाएगा। देखो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं और एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं। जब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना रहे हैं तो उसका फॉर्मेट अलग चलेगा कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, और जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो भी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो देखो उसके अंदर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखे होंगे। एक हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, उससे हमें एडजस्टमेंट्स के साथ अरेंज करके वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो उसके अंदर हमें एडजस्टमेंट जो जो आएंगी उसकी हम बात करते हैं। पहले एडजस्टमेंट रहेगी हमारी बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, बिकॉज मुझे जितना लगता है ये एडजस्टमेंट पूछी जाएंगी, आती है, हिडन भी रहेंगी, एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन दी गई होंगी। देखो अगर खाली मेरे को बेड डेट दे दिया गया है तो मेरे लिए लॉस है, तो मैं इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दूंगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर, अदर एक्सपेंस के अंदर। देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की जब मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको ध्यान चलेगा ताकि आप कर पाओ उस तरीके से। गिव मी अ सेकंड, लेट मी स्क्रॉल डाउन। देखो ये है हमारी बैलेंस शीट, इसका स्पेसिमेन है ये। ठीक है, क्या होता है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, डिटेल्स एंड अमाउंट लिख देंगे। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज होगा यहाँ पे। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के बाद मेरा यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। आप इन दोनों चीजों का याद रखो, ये थर्ड वाला भूल जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। देन सेकंड वाला को भी भूल जाओ, आप थर्ड पे आ जाओ डायरेक्टली, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। उसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग आती है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है। आपका डीटीएल वाला पार्ट इस पर्स में एसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आ जाता है बाई चांस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट में दे रखा हो तो आप उसको डायरेक्टली लिख देना, उसकी कोई एडजस्टमेंट आपके फिलहाल के लिए नहीं आएगी, बिकॉज आपने एएस वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो पढ़ नहीं रहे डीटीएल की, इसलिए फिलहाल एसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाउ करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है गाइस, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इन शॉर्ट नॉन करंट लाइबिलिटी में जो जो चीजें आती हैं, जो लाइबिलिटी मोर देन 1 ईयर के बाद पे हो रही है वो नॉन करंट, एंड जो लाइबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर पे हो रही है वो करंट लाइबिलिटी। बस इसको थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना कि इसमें क्या क्या आता है, ताकि आपको जब भी हो तो हम उसके अंदर देख पाए कि ये चीजें उसके अंदर आती हैं। देन एसेट के अंदर क्या क्या आएगा, नॉन करंट एसेट आएगा, जिसके अंदर मैं इसको बोलूंगी पीपीई, आप भी पीपीई ही लिखेंगे, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पूरा नाम लिख के आएंगे। ठीक है, टैंजिबल मतलब कि अगर बिल्डिंग फर्नीचर ये सारी एसेट्स की बात चल रही है तो वो आ जाएंगी। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, अगर इसकी बात चल रही होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ठीक है, मतलब कि कोई बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो हो गया। अगर कोई पेटेंट या फिर जो मेरा ट्रेडमार्क है वो अंडर डेवलपमेंट है तो वो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हो गए, सारे नाम लिखे होंगे। कैसे पता चलेगा, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट है, या फिर लिखा होगा पेटेंट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, तो वो मेरा इंटेंजिबल एसेट का पार्ट हो गया। अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बिल्डिंग इज अ कैपिटल, तो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया टैंजिबल वाला, राइट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर मैं लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, डेफर्ड टैक्स, ठीक है, जिस तरीके से ऊपर था वैसे यहाँ पे आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या होता है कि फर्म जो कंपनी ने पैसे किसी को दिए हैं उधार पे, एंड इसको बोलते हैं, इसके ऊपर जो हमें इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ जो मुझे पैसा रिटर्न में मिलेगा वो होते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। देखो दो टाइप के लोन होते हैं, एक होता है लोन जो मेरे लिए लाइबिलिटी होता है, और एक होता है लोन जो मेरे लिए एसेट होता है। लाइबिलिटी तब बनेगा जब मुझे पे करना होगा, और एडवांसेस वाला इनकम एसेट तब बनेगी जब मुझे उसका पैसा मिलना होगा, या फिर कोई भी जो अदर नॉन करंट एसेट रह जाती हैं जो लंबे टाइम तक हमारी चलती है, दैट इज नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, इन्वेंट्रीज मतलब कि स्टॉक वगैरह, देन ट्रेड रिसीवेबल हो गया, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया। अगर लॉन्ग टर्म उधर है तो शॉर्ट टर्म इधर आएगा ही आएगा, एंड अदर करंट एसेट हो गया। देखो कैश एंड कैश में क्या क्या आएंगे, कैश है, कैश से मिलते जुलते जो भी चीजें हैं, दैट इज कैश एट बैंक, कैश एट
कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर दे दें तो सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी। अगर कोई पेमेंट हो रही है तो कैश में से पेमेंट हो रही है तो उसको माइनस करके शो करेंगे। अगर उसमें पैसा कुछ आ रहा है तो कैश में डाल के शो करेंगे, कैश में बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। ये हो जाता है मेरा इस तरीके से। एंड इसके हमें हर एक नोट्स अकाउंट्स को बनाना होता है। देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का स्पेसिमेन क्या है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, पहले दो ये वाला एंड ये दोनों हमारे प्लस हो जाते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल्स ही, ठीक है, तो ये दोनों प्लस करके मेरा बन जाता है टोटल इनकम, फर्स्ट एंड सेकंड को प्लस करके, ठीक है। देन उसके बाद मेरा आता है एक्सपेंसेस, इसके अंदर मेरा होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। अब इसके बात करते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो देखते हैं इसके बारे में। आगे देखो परचेज स्टॉक इन ट्रेड लिखा है, परचेज और स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, यहाँ से सामान लेके दूसरी जगह सामान को बेचना। पर जब हम उस तरीके से परचेज कर रहे हैं, खर्चा तो हो रहा है ना, तो उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना। देन देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, ठीक है, लिख नहीं रखी है, आप लिख लीजिएगा। आप यहाँ पे आएगा चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब चेंज इन स्टॉक या फिर फिनिश गुड्स या फिर हमारे जो वर्क इन प्रोग्रेस वाला होता है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड करे जाएंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट आएगी ही आएगी, ठीक है, जो मैंने अभी ओरली बोला है उसको लिख लेना, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं कर रखा। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयज रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी हो गई या फिर कोई हमने ऑफिस एक्सपेंस हुआ, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड हमने कुछ पेमेंट करी, सैलरी दी, रेम्यूनरेशन दी, कोई भी ऐसी चीजें हैं, ऑफिस एक्सपेंस हमारा उसमें नहीं आएगा, राइट, वो हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड जो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है उसके लिए, ठीक है। देन आता है मेरा फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब कि इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, या फिर बोलो कि जो मेरे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की पेमेंट हो रही है वो हो गया, या इंटरेस्ट मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग पे कर रही हूँ वो हो गया, ये सारे हमारे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन लगता है मेरा टैंजिबल एसेट के ऊपर, मतलब फिक्स एसेट के ऊपर, बिल्ड होगी मेरी फर्नीचर हो गया, मशीन होगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, जितना डेप्रिसिएशन लगेगा मैं यहाँ पे शो कर दूंगी। एंड अमोर्टाइजेशन मतलब होता है, मान लो कि गुडविल जो है वो रिटर्न ऑफ हो रही है, रिटर्न ऑफ मतलब कि उसकी वैल्यू गिर रही है, तो उसका अगर वैल्यू गिरेगी तो वो भी चीज मेरी यहाँ पे लिखी जाएगी, दैट इज अमोर्टाइजेशन बोलते हैं उसे। अदर एक्सपेंसेस इट मीन बहुत सारे अभी डील करेंगे, हम बताते चलूंगी कि किस किस में क्या क्या पॉइंट आते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद रेवेन्यू में से मतलब टोटल इनकम में से हमारा अगर टोटल जो एक्सपेंसेस है वो माइनस हो जाए, देन मेरा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको टैक्स कितना मेंटेन करके चलना है, तो वो इनकम टैक्स के रेट होगा वो किस पे लगेगा। मान लो मुझे यहाँ पे अमाउंट आया 1 लाख, देन मुझे बोला 10% पे मेंटेन करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000, इट मीन 1 लाख का 10% यहाँ पे लिया जाएगा। देन 1 लाख में से 10,000 जाएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 90,000। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये जो प्रॉफिट में जाता है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला मेरा ये वाला जो चीज है रिजर्व एंड सरप्लस बनाते हैं हम, वहां पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाला आता है वहां पे, उसके अंदर प्रॉफिट लिखा होगा, पीएनएल के अंदर वो जाके हम ऐड बैक कर देते हैं यहाँ वाला जो आएगा प्रॉफिट, ठीक है। इसकी वापस बात करेंगे जब क्वेश्चन करने भी आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे नोट्स अकाउंट्स बनते रहते हैं। अगेन मैं आपको बोल देती हूँ, जिसने इश्यू ऑफ शेयर्स की चीजें नहीं देखी है, हो सकता है इसके अंदर आपका पार्ट आए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट किस तरीके से होती है। और बैलेंस शीट के अंदर हमारे फोरफिटेड शेयर्स, अगर आपको याद हो मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स जब लास्ट क्वेश्चन कराया है उसके अंदर बैलेंस शीट वाला पार्ट भी डन करा है, ठीक है, उसके अंदर जितना समझाया गया है उसी बेसिस के ऊपर आ जाएगा। ऑल्दो अगर मैं क्वेश्चन अभी नीचे जो क्वेश्चन कवर करूंगी उसके अंदर भी मैंने शेयर कैपिटल वाला जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सका मैंने उसके अंदर क्वेश्चन कवर किया है, ठीक है। आ जाते हैं मेनली अब ऊपर के ऊपर वापस से जो हम बात कर रहे थे, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या करना है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। रिज्यूम करते हैं आगे वापस, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो मुझे पहला केस दिया है, ट्रायल बैलेंस हमें गिवन होगा। अब ट्रायल बैलेंस से मुझे गिवन है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, देखो सो ये 5 का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूरा फुल प्लेज, और हार्डली आपको 30 मिनट्स 22 मिनट्स लगेंगे पूरे सब कुछ करने में, एंड सारा बैलेंसिंग वगैरह करने में 30 मिनट्स, लास्ट टू लास्ट 40 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, आपके सारे ऑलमोस्ट आंसर जितना भी होगा वो 99% तो मैच कर ही जाएगा, ठीक है। बाकी 1% जो आपकी गलती होगी वो बात की बात है, मैंने ट्राई की, कोई गलती आपसे हो ही ना, ठीक है, आप पूरी कोशिश करना है प्रैक्टिस करके। देखो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दे रखे हैं, डेट बैलेंस दे रखा है, मतलब ये सारे के सारे क्या है मेरे एक्सपेंस है, ये वाली सारी की सारी क्रेडिट बैलेंस मतलब कि क्या है मेरी वो इनकम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखो कॉल सिनेरियो सी है,
मुझे नहीं पता अभी क्या करना है, क्या नहीं करना, बट दिस आई नो कि मुझे क्या बनाना है। लास्ट में क्या बोला? स्टेटमेंट ऑफ पी-एन-एल एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो एज पर कंपनीज एक्ट मतलब कि क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं? कंपनी फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। देखो ऊपर से आते हैं, जो जो दे रखा है मुझे पता है कि कहाँ का जाएगा। मेरे दिमाग में बैलेंस शीट रटी होनी चाहिए, मेरे दिमाग में स्टेटमेंट ऑफ पी-एन-एल रटा होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पे क्या चीजें जाती हैं। रटा इन द सेंस कि दिमाग में होना चाहिए। 3-4 बारी को चीजों को सुनते रहोगे, ये चीज वहां पे जाती है, ये चीज यहाँ पे जाती है, तो आपको फिक्स हो जाएगा दिमाग के अंदर। ठीक है, देखो कॉल्स एंड अरियर्स, लेस कॉल्स एंड अरियर्स मतलब होता है शेयर कैपिटल के अंदर। परचेज क्या होती है? एक्सपेंस, ठीक है। देन एडवांस टैक्स पेड, अभी लेटेस्टली बताया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होता है। सैलरी क्या होती है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस क्या होता है? अदर एक्सपेंस। रेंट अदर एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कुछ तो पड़ा था, फाइनेंस कॉस्ट होता है। प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, दोनों के दोनों क्या है? पीपीई है, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। डेटर्स क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर क्या है? अदर करंट लायबिलिटी है। देन स्टॉक क्या है मेरा? ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट अप्रैल का मैंने लिख लिया। देन बेड डेट क्या है मेरा? ट्रेड रिसीवेबल है। बैंक क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इस तरीके से तो आप कर लोगे बहुत आराम से। अगर आपको 11th क्लास का फाइनल अकाउंट्स भी याद हो, तो पहले यही करते थे कि क्या क्या एसेट में जाएगा, क्या क्या लाइबिलिटी में जाएगा, बस उसको ऐसे हमने आइडेंटिफाई कर लेना है। सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी-एन-एल में। क्रेडिटर स्टेट पेबल हो गया। 12% डिबेंचर नॉन क्रेडिट लायबिलिटी हो गया। जनरल रिजर्व रिजर्व से सरप्लस हो गया। जब प्रोविजन की बात आ गई प्लांट और फर्नीचर के, तो मैंने इसको साथ में अरेंज कर दिया। आप भी ऐसे एरो बना के कर लेना कि इसका जब मैं करूंगी काम पीपीई का, तो मुझे प्रोविजन का ध्यान रखना है। सिक्योरिटी भी रिजर्व से सरप्लस है। सरप्लस दे रखा है मुझे, अगेन रिजर्व से सरप्लस हो गया। पी-एन-एल अकाउंट दे रखा है, मतलब प्रोविजन फॉर बेड डेट्स दे दिया। बट अभी मैंने दो चीजें पढ़ी हैं, डेटर्स भी पढ़े हैं, बेड डेट भी पढ़े हैं, अब तीनों चीजें दे रखी हैं। अभी मैंने बताया था तीनों चीजें स्टार्टिंग में, सब स्टार्टिंग करी थी मैंने इस चीज की। तो देखो 4 लाख इन सबको मैंने इकट्ठा लिंक कर दिया, जोड़ दिया कि इन सबका काम एक साथ कहाँ होगा। कमीशन है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंस है या इनकम है? देखो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब कि इनकम होता है। फिर 50,000 का हो गया यहाँ पे। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया यहाँ पे। प्रोविजन फॉर टैक्स नॉर्मली शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, ठीक है। ये हो गया। इट मीन्स आपको इतना पता चल जाएगा कि आपके कितने वर्किंग नोट्स बनने वाले हैं। देखो शेयर कैपिटल का बनेगा, सारे ही बनते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। आप सारे ही बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब बैलेंस शीट बनाने जाओगे तो उसके अंदर आपको लिखना भी तो पड़ेगा ना कि कहाँ कहाँ पे क्या चीजें आ रही हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना है। ये रही मेरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखते रखते मुझे इसकी मार्किंग करनी है। इट मीन्स पहला नंबर क्या है? रेंट ऑफ 10,000 इज आउटस्टैंडिंग। देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बट रेंट के अंदर मैं 1 मार्क कर दिया मैंने इसे, ठीक है। रेंट के अंदर मैंने 1 मार्क कर दिया। उसके बाद क्या हुआ देखो, मैंने करा यहाँ पे सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड फर्नीचर। तो प्लांट एंड फर्नीचर है, देखो मैंने यहाँ पे 2 मार्क कर दिया, ठीक है। दिस इज 2। देन मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स की बात चल रही है, द पिंक वाली पूरी एडजस्टमेंट 3 से भी लिंक करती है, ठीक है। देन उसके बाद बोला बोर्ड प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो ये ध्यान रखना कि ये मेरी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है एंड इट्स आउट ऑफ बैलेंस शीट आइटम, कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होगा प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। 10% है, वो हम फिर शेयर कैपिटल पे निकाल लेंगे, ठीक है। देखो आगे बोला क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख का है, तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता है, यहाँ पे रख लेती हूँ। साथ में ओपनिंग स्टॉक का यूज होगा ही होगा, इसलिए मैंने वहां पे 6 मार्क कर दिया। 7th में बोला ट्रांसफर 1 लाख टू द जनरल रिजर्व। 1 लाख ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, कहाँ से करेंगे? प्रॉफिट में से तो करेंगे। तो प्रॉफिट मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो प्रॉफिट लिख दिया कि प्रॉफिट में से मेरा माइनस हो जाएगा। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को इशू हो रहा है, जब डेट मेंशन कर दी गई है इट मींस दे आर सेइंग कि आप इसके एडजस्टमेंट करो। जब एडजस्टमेंट करने की बात आई है तो देखो कहाँ पे करेंगे, क्या दे रखा है, अगर मैं देखने जाऊं कितने परसेंट डिवेंचर है? 12%। 12% में निकालेंगे। जो डिवेंचर्स इशू हुए हैं वो स्टार्टिंग में हुए हैं, इट मीन्स पूरे के ऊपर लगेगा मेरा कितना अमाउंट लगेगा? 5 लाख के ऊपर 12% लगेगा, 60,000 है। जब इंटरेस्ट की बात आ जाए तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है, क्या कहीं बैलेंस शीट के मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं और इंटरेस्ट तो नहीं दे रखा। देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये वाला अमाउंट कि इतना मैं दे चुकी हूँ 50,000। अब देखेंगे बनता कितना है, देखो 12% है, 5 लाख का 60,000 बनता है। तो 60,000 बनता है, बट दिया कितना है अभी तक? 50,000। तो 10,000 का तो मेरा रह गया ना पे करने वाला, तो मेरा एक्सपेंस में शो होगा, ठीक है। देखो हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट देख लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन रख रखा है, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाती रहती हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। देखो क्या हुआ यहाँ पे, पहले शेयर कैपिटल के अंदर आते हैं। यहाँ पे लिखा 9 लाख,
देखते हैं कैसे लिखा, नोट्स अकाउंट्स पे आते हैं। देखो क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। एक मेरा यहाँ पे दिख रहा है 1 लाख का। क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखो बोला है ऑथराइज शेयर कैपिटल, अगर नहीं दे रखा हो तो हम डैश कर देते। 20 लाख रुपए की दी है, 20 लाख इंटू 10, सॉरी 2 लाख इंटू 10। यहाँ पे लिखा हमने 2 लाख इंटू 10, दैट इज 20 लाख। ठीक है। इशूड कैपिटल कैसे पता चला, देखो यहाँ पे दे रखा है हमें 1 लाख इंटू 10, 10 लाख हो गया। ये मुझे दे रखी है इशूड कैपिटल, ये सारी हार्डबिट बनती जा रही है। ठीक है, लाइक पसंद आ गया इसको चैप्टर। ठीक है, 10 लाख हो गया यहाँ पे, ये वाला हो गया अमाउंट। सब्सक्राइब कैपिटल की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फुल्ली पेड अप और एक होता है नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर टोटल कैपिटल मेरे शेयर्स कितने हैं, 1 लाख के चल रहे हैं, जिसमें से बोला यहाँ पे देखो आप अरियर चल रहा है 20,000 शेयर्स के ऊपर, 5 रुपए नहीं दिए। 10 मंगाए थे, 5 रुपए नहीं दिए। बट 20,000 शेयर्स को छोड़ दें तो 80,000 शेयर्स में तो पूरे के पूरे दे दिए ना। तो इट मीन 10 का 10 हो गया। जब भी ऐसे बोलते हैं ना 10 का 10 हो गया, तो फुल्ली पेड अप हो गया। बट 10 का 5 ही रिसीव हुआ तो वो नॉट फुल्ली पेड अप है, पूरा पेमेंट नहीं हुई है। इसलिए इसका अलग अलग बाइफिकेशन करेंगे। देखो 80,000 इंटू 10 करा मैंने, 8 लाख हो गया। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में लिखा 20,000 इंटू 10, 2 लाख। जिसमें से अरियर्स मेरा चल रहा है 1 लाख का, मतलब 5 रुपए का। वो 1 लाख मैंने हटा दिया। नेट अमाउंट कितना रिसीव हुआ यहाँ पे, 1 लाख। 8 लाख प्लस 1 लाख 9 लाख हो गया। मैंने आपको ये दिखाया, देखो 9 लाख हो गया, डन। ठीक है, आगे आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस पे बात करते हैं। अब देखो शेयर कैपिटल स्टार्ट होता है इसलिए ऐसे कर दिया, बट हमें बार बार ऐसे नहीं देखना कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या जाएगा। देखो आ जाते हैं परचेज के ऊपर। अब परचेज की बात चल रही है, परचेज कितने का हुआ है, 43,85,000 का। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो मैंने ऊपर नीचे कर रखा है बिकॉज आपको एक्सपेंसेस वगैरह का अलग ध्यान रखना पड़ता है, एक ऑर्डर में होने चाहिए नोट्स अकाउंट्स। आपको समझाती चलती हूँ। देखो ये रहा परचेज आपका, 43,88,000 का डायरेक्टली शो हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया इसको भी देखिए, 43,85,000 का मेरा डायरेक्ट परचेज शो हो गया। आगे देखो क्या बोला है इसके अंदर, मैं सब कुछ हटा देती हूँ फिलहाल के लिए। देखो यहाँ से सारे ग्रीन मार्क्स बहुत हौच पच हो गए। गिव मी अ सेकेंड, ओके। देखो क्या हुआ यहाँ पे, परचेज दे रखा है, परचेज मैंने शो कर दिया, डन हो गया। एडवांस टैक्स पेड, शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस है, शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस कहाँ आता है मेरा, देखो ये रहा। यहाँ पे 12th नंबर लिखा होगा मैंने वहां पे, एंड 12,25,000 शो कर दिया, सेम अमाउंट है। देखो 12,25,000, इसका कोई एडजस्टमेंट होती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो जस्ट अ सेकंड, देखो यहाँ पे 12,25,000 मैंने यहाँ पे शो कर दिया। इसका नोट शो अकाउंट भी दिखा देती हूँ, 12th नंबर पे बना होगा। देखो ये रहा, शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस, एडवांस टैक्स है, 12,28,000 हो गया। आगे देखो सैलरीज दे रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कहाँ आता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिख दिया, सैलरीज 10 लाख का, यहाँ पे जाके लिख देंगे। अभी आपको करना कैसे होता है ना, देखो ऊपर नीचे तक हैबिट पड़ जाएगी ना, आपको हो जाएगा, आराम से आ जाएगा। देखो ये रहा मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 10 लाख का था, लिख दिया मैंने यहाँ पे। देन उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाओ, क्या बोला है, सेलिंग एक्सपेंस 11 लाख की। सेलिंग एक्सपेंस क्या होती है, अदर एक्सपेंस। और रेंट क्या होता है, वो भी अदर एक्सपेंस होता है, अदर एक्सपेंस में आते हैं। देखो अदर एक्सपेंस मेरे ये रहे, सेलिंग एक्सपेंस लिखा 11 लाख की, रेंट लिखा 60,000 का। जब मैं रेंट पे आई तो मेरे को दिखा यहाँ पे वन कुछ है, मैं फर्स्ट पे आ जाऊंगी। क्या लिखा गया है, रेंट ऑफ 10,000 इज आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया, यहाँ पे 10,000 प्लस कर दिया। अब आउटस्टैंडिंग क्या है मेरी, डबल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे एक बार ही तो कर चुके हैं, बाकी दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ चला जाएगा मेरा, यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर चला गया। ठीक है, देखो आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 का, यहाँ पे मेरा चीज डन हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखो आप अगर मैं नोट्स अकाउंट्स बना दूंगी तो आप ऑटोमेटिकली प्लस करके शो कर सकते हैं, इतना आपको आ जाएगा। ठीक है ना, देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात चल रही है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के लिए तो मुझे याद है यहाँ पे कि क्या हुआ था, कितना इंटरेस्ट रह रहा था मेरा, 10,000 रह रहा था ना। यहाँ पे निकाला था 5 लाख के ऊपर 12%, कितना बनता है, 60,000। जिसमें से 5 जो 50,000 है वो तो मेरे पास ऑलरेडी पे हो चुका है। तो कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है, 10,000। तो मेरे लिए अदर आउटस्टैंडिंग बनेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड डिबेंचर बना 10,000 का, अदर करंट लायबिलिटी में शो करा हमने यहाँ पे। आगे देखते हैं मुझे क्या दे रखा है, प्लांट दे रखा है, मतलब पीपीई की बात हो जाएगी। देखो प्लांट दे रखा है, फर्नीचर है और एक लैंड एंड बिल्डिंग भी है। देखो लास्ट में ये रहा, लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्लांट एंड फर्नीचर पे जब मैं गई तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का साथ में लिंक कर रखा है मैंने। तो डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो साथ में उसका भी ध्यान रखते हैं। देखो यहाँ पे let me erase and use a different pen. ठीक है, just a second. देखो आपको समझ आएगा। यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ इस पॉइंट की, देखो
पहला पॉइंट डेप्रिसिएशन का क्या दे रखा है, प्लांट एट 20% पर एनम एंड फर्नीचर एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू बेसिस। में से किसी ने पूछा था कि रिटर्न ऑन वैल्यू बेसिस क्या होता है। सो देखो, अगर मैं कह रही हूँ 1 लाख की मेरी मशीन है, 1 लाख के ऊपर 10% लगा तो मेरा 10,000 आया। ठीक है, फिर मेरा रिटर्न ऑन होके वैल्यू कितनी बन गई, 90,000। रिटर्न डाउन का मतलब ही ये होता है जो वैल्यू रिड्यूस होके आई है उसके ऊपर 10% लगाओ। अब 90,000 आया तो 9,000 लगा देंगे, फिर उसके बाद 81,000 आएगा, फिर 8100 लग जाएगा। ये होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, जो रिड्यूस होके आता गया उसके ऊपर लगाते जाएंगे। और एसएलएम का मतलब होता है कि 10,000 है मान लो, उसके ऊपर 10% लगा, 1,000 आया, फिर 9,000 आ गया मेरा बैलेंस, बट वापस से ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगेगा 10,000 का 10%, 1,000 ही जो है वो वापस से लगता जाएगा, फिर 8,000 आएगा, फिर 1000 माइनस होगा 7,000 आएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, एक ही अमाउंट पे लगते रहना और रिटर्न ऑन जो वैल्यू रिड्यूस होके आ रही है उसके ऊपर लगना। आगे देखते हैं, देखो क्या बोला मुझे, इसके अंदर ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोविजन दे रखा है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के अंदर आती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट मेरा है कितने का, देखो 12.5 लाख का ये रहा। अब फर्नीचर है कितने का, 6.5 लाख का। ठीक है, 12.5 लाख और 6.5 लाख मैंने यहाँ पे शो करा। प्रोविजन मतलब इतना एक्यूमुलेटेड हो चुका है, 2.5 लाख और 1.5 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब रिड्यूस हो गया, कितना बना, 10 लाख। इतना हो गया ना, क्यों रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि जो बचा कुचा रह गया है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन बोला है। ठीक है, तो रिटर्न डाउन के ऊपर लगेगा 10 लाख का 20% बना 2 लाख। ये एक्चुअल डेप्रिसिएशन है इस साल का, इसलिए डेप्रिसिएशन में कहा क्या शो करेंगे, 2 लाख। रिटर्न डाउन होगी की वैल्यू आई क्या मेरी 8 लाख, तो देखो पीपीई के अंदर मैंने 8 लाख शो करा है। अब ये 4.5 लाख कैसे आया, उसकी बात देखो, यहाँ पे मैंने क्या है 2.5 लाख, ये क्या है 2 लाख, तो 4.5 लाख का अभी तक डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका है। इसका मतलब ये है प्रोविजन 1.5 लाख का यहाँ पे लग चुका है, डेप्रिसिएशन का 5 लाख आ गया, 10% बोला था 50,000 हो गया। तो डेप्रिसिएशन वाले में तो 50,000 शो करेंगे और 2 लाख शो करेंगे, 2.5 लाख होगा। बट 4.5 लाख के मेरी अब फर्नीचर रह गया। देखो फर्नीचर मेरा 4.5 लाख का दिख रहा है, पहले तो 1.5 लाख का था और दो फिर 50,000 का हो गया, तो 2 लाख का मेरा टोटल डेप्रिसिएशन हो चुका है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, तो 5,25,000 लिखा। इस सबका टोटल करके मेरा 17,75,000 हो गया, जो मैंने पीपीई में शो कर दिया होगा। आगे आ जाते हैं, देखो डेटर्स की जिसमें दे दी है, डेटर्स की बात आ रही है, तो देखो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को मेंटेन करना है 5% डेटर्स के हिसाब से। देखो यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे को ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको समझाया था, 4 लाख के तो डेटर्स है, देखो गाइस, ठीक है, जिसके ऊपर मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000 का बना। अगर मैं 4 लाख के ऊपर 25% बना, सॉरी 5% बनाती हूँ, तो मेरा आता है 20,000। पहले से कितना बना है डाउटफुल डेट 15,000 का, तो 15,000 से 20,000 पे जा रहा है। ठीक है, तो कितने का इंक्रीज हो रहा है, 5,000 का एक्चुअल इंक्रीज हो रहा है। तो 5,000 का इंक्रीज हो रहा है, ये तो होगा ही होगा मेरा शो अदर एक्सपेंस के अंदर। प्लस साथ में बेडेड भी शो होगा, क्योंकि एक जगह तो शो होना है ना वो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की आइटम है, एक जगह तो शो होगी होगी। तो ये डाउट जो बेडेड है मेरा 25,000 का मैंने यहाँ पे इंक्रीज करा, और 30,000 से मैं शो करूंगी अदर एक्सपेंस के अंदर। ये चीज मैंने इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में बताई है, 30,000 का अमाउंट मेरा आ गया। ये मेरा ये भी डन हो चुका है, ये भी डन हो चुका है। ठीक है, अदर एक्सपेंस मेरा डन हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, देखो यहाँ पे डन हो गया मेरा चीज। डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर की बात चल रही है। जब इश्यू करा तो डिस्काउंट दिया, अब जब डिस्काउंट है, देखो मेरी अदर करंट लायबिलिटी होती है, तो 5,000 में मैंने वहां पे शो कर दिया। देन आगे आ जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक का काम करते हैं। देखो क्या होता है कि यहाँ पे मुझे बोला है, ऊपर नीचे हो गई है, देखो इसको फिलहाल के लिए एक मिनट होल्ड रखते हैं ओपनिंग स्टॉक वाले पॉइंट को। ठीक है, देखो बैंक है, बैंक वाला मेरा अगेन बैंक के अंदर दी जाएगा 2,25,000। अगर कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो डायरेक्टली शो कर देंगे। ठीक है, आगे देखो क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। सेल्स दे रखी है, सेल्स कितने की है, 78,10,000 की। कुछ इसमें कुछ होता नहीं है, 78,10,000 डायरेक्टली शो कर देते हैं। देखो ये रहा 78,10,000। देन क्रेडिटर्स हैं, 2,50,000 के क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो देखो 2,50,000 के क्रेडिटर्स के अंदर कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख दिया डायरेक्टली। देन 12% डिबेंचर लॉन्ग टर्म वार्निंग होती है, एलसीएल में आ जाएंगे। एलसीएल मेरा ये रहा 12% डिबेंचर, डायरेक्ट लिख दिया 5 लाख। जनरल रिजर्व फंड आता है, रिजर्व से सरप्लस में, देखो जनरल रिजर्व गया, मैंने इसको ऐसे ऐसे शो कर दिया ताकि इसमें जितने भी एडजस्टमेंट हो नीचे शो कर पाऊं। आपको नीचे करके भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन का काम कर चुके हैं, हटा दो। सिक्योरिटी प्रीमियम ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, अमाउंट जितना भी ओपनिंग बैलेंस है। सरप्लस वो लिख दिया मैंने बैलेंस। ठीक है, ये वाला काम मैं कर चुकी हूँ। कमीशन मेरी अदर इनकम होती है, देखो मैं दिखा देती हूँ कहाँ लिखा है मैंने, अदर इनकम देखो कमीशन सेल्स का भी मैंने अकाउंट बना के दिखाया। देन इक्विटी शेयर कैपिटल का काम कर चुके हैं। प्रोविजन में टैक्स का काम, जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है वहां पे जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखो ये रहा मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 6,25,000 का मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब देखो यहाँ पे मेरा एक काम आया था, देखो 8 नंबर का मैं काम कर चुकी हूँ इसलिए छोड़ दिया। यहाँ पे आता है 4th नंबर का काम। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है,
मेक अ प्रोविजन ऑफ 30% ऑफ इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाना है। इसकी बात तब होगी जब प्रॉफिट मेरा पीएनएल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये काम हमें करना नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, क्लोजिंग स्टॉक की जब मैं बात उठी है, देखो क्या हुआ यहाँ पे, आपको बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो उसका दो काम होंगे। एक तो इन्वेंट्री एज एन स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट होगा, तो 10 लाख का मैंने यहाँ पे ट्रीट कर दिया। साथ में जो मेरा अमाउंट है देखो यहाँ पे भी शो होगा। इधर आ जाते हैं, देखो ये रहा मेरा चेंज इन स्टॉक, मेरा शो हो गया। देखो ये वाला अमाउंट जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो आपको मैंने बोला भी था कि ओपनिंग अगर ज्यादा है, ठीक है, मतलब क्लोजिंग यहाँ पे मैंने अमाउंट दिखाया था आपको, मैं वापस दिखा देती हूँ स्क्रीन पर शिफ्ट कर। देखो यहाँ पे बताया था क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ज्यादा हो जाए ओपनिंग इन्वेंट्री से तो नेगेटिव साइड में, मतलब नेगेटिवली शो होता है वो एक्सपेंस में। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम पॉइंट्स मैंने यहाँ पे से एक्सप्लेन करा है। देखो क्या हुआ, कितने का ओपनिंग इन्वेंट स्टॉक है, 2,25,000 का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 10 लाख का। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ज्यादा है। ये चीज के ऊपर ही खेलते हैं, तभी आपके आंसर टैली नहीं होंगे उस चीज के अंदर। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें की बात है, आएंगी आएंगी। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, तो 10 लाख में से 2,25,000 हटाओ, कितना बचता है आपका, 7,75,000। बट यहाँ पे कैसे शो करेंगे, माइनस में। देखो यहाँ पे शो करा माइनस के अंदर, ठीक है, चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड की तरह शो कर दिया। इतनी बात समझ आ गई। क्लोजिंग स्टॉक के दो एडजस्टमेंट हो गए। एक तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा करंट ऐसे मतलब ट्रेड से इन्वेंट्री में दिखेगा दिखेगा। इन्वेंट्री में दिखने के साथ साथ मेरा वो इम्पैक्ट दिखाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर भी। अगर वो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से तो वो चीज मेरी माइनस में शो होगी, अगर नहीं ज्यादा तो उसको प्लस में शो कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला, ट्रांसफर 1 लाख टू द जनरल रिजर्व। हम कहाँ पे थे यार, पॉइंट पे थे हम। देखो ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व में, पीएनएल से ट्रांसफर करेंगे 1 लाख, अगर यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके बाद जाएगा भी तो सही, तो 1 लाख यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, आगे देखो क्या बोला, डिबेंचर्स आर इशूड ऑन 1 अप्रैल। ये वाला अमाउंट मैं बात करती हूँ, ध्यान से समझिएगा। और बाकी सारा काम हो चुका है, देखो मैं दिखाती चलती हूँ क्या क्या काम हो गया हमारा। ये भी काम हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट रहता है। अब इसकी बात वापस से करते हैं, बस यही पॉइंट रह गया डिफिकल्ट सा, डिफिकल्ट भी नहीं बस समझने वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो, ट्रेडिसेबल का पॉइंट मैंने वहां पे बताया था, 20,000 का मेरा खत्म हुआ पूरा का पूरा डाउटफुल डेट्स। दो बारी करेंगे, क्यों दो बारी कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो 5% एक तो एक नीचे कर दिया हमने अदर एक्सपेंस के अंदर, और बाकी जो पूरा 20,000 का क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा। 3,80,000 का ट्रेडिसेबल में दिखा दिया। कैश इन कैश इक्विवेलेंट 2.5 लाख का ही था, ठीक है, जितना एक्चुअली अमाउंट बन रहा है मेरा। देन उसके बाद देखो शॉर्ट टर्म लोन एडवांस एडवांस टैक्स मैंने बता दिया, ये भी बता दिया है। ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सैलरीज का पॉइंट भी डिस्कस कर चुकी हूँ। देखो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर एक तो मेरा 50,000 का इंटरेस्ट एंड डिबेंचर जाहिर है, और जितना मेरा 10,000 का इंटरेस्ट रह गया था, क्योंकि डबल एडजस्टमेंट थी ना, एक तो काम कर दिया, वो एक्रू हो रहा है, तो यहाँ पे 60,000 का मेरा वो शो हो गया। अदर एक्सपेंस हम कर चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं मैंने क्या क्या ऊपर से करा दिया है। देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाएंगे, पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल खत्म होगा फिर बैलेंस शीट पे जाएंगे। देखो यहाँ पे मेरा डन हो गया, अदर इनकम डन हो गई। यहाँ पे आया 78,60,000, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, 78,60,000 आया। इसके अंदर क्या करेंगे हम, सी दिस, ये अमाउंट हो गया, ये हो गया। 10 लाख दिखाया मैंने आपको, 60,000 का भी दिखाया, डिप्रेशन दिखाया कितना बना है, अदर एक्सपेंस दिखाया। ये आ गया टोटल मेरा 61,20,000, किसका आया, ये सारे एक्सपेंसेस का। 78,60,000 में से 61,20,000 माइनस करेंगे, वी विल गेट दिस मच अमाउंट, 17,40,000। अब टैक्स के ऊपर बोला है उन्होंने एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पे दे भी रखी है कि 30% इनकम टैक्स बनाना है प्रोविजन। तो 30% किसका निकालेंगे, इसका 17,40,000 का। 30% आया मेरा ये जो प्रोविजन बना है टैक्स का, इसको बोलते हैं टैक्स का प्रोविजन जो बना है, ये मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्लस होगा। देखो यहाँ पे 5,22,000 प्लस हुआ, ध्यान रखना इसके दो काम होंगे। 5,22,000 यहाँ पे प्लस हुआ, ये अमाउंट बन गया, तो मैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में शो कर दूंगी। देन उसके बाद मेरा यहाँ पे जितना अमाउंट बचा 12,18,000, ये प्रॉफिट हुआ मेरा एक्चुअल का। तो प्रॉफिट जो है वो मेरा रिजर्व से सरप्लस में प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा प्लस हो गया। इट मीन्स देख रहे हो, अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल गलत हुआ तो बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से करोगे तो सारे आंसर आएंगे, नहीं करोगे नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको कई बार बोल देते हैं ईपीएस निकालो, तो ईपीएस जो निकलता है जितना प्रॉफिट आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे हैं देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मेरा नेट अमाउंट जितना भी बचा 1 लाख माइनस जितना 90,000 लिख रखा है यहाँ पे अमाउंट हमने, उतना अमाउंट से कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे 90,000 की बात करूं, देखो 1 लाख तक टोटल था मेरा, ठीक है, 1 लाख का जो टोटल है उसमें से क्या हुआ, मेरा 20,000 शेयर्स के ऊपर मेरे को 5 रुपए नहीं है, राइट, यही हुआ मेरा पॉइंट। यहाँ पे जो 20,000 है, अगर मैं को ब्रेक करूं, मुझे अगर 10 बनाने हैं, मैं कह सकती हूँ 10,000 इंटू 5 आया मेरे पास, और एक 10,000 इंटू 5 आया। तो कह सकती हूँ अगर 5 5 को प्लस कर दूं कि 10 हो गया मेरा। पापा देखो 10,000 इंटू 5 आया, और एक 10,000 इंटू
5 आया। तो टोटल में अगर मैं बोलूँ कि 10,000 वाले को अगर इंटू 10 कर दूँ, तो भी मेरा सेम ही आएगा। मतलब 50-50 तो भी 1 लाख बन रहा है, या फिर 10,000 इंटू 10 कर दो तो भी 1 लाख बन रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 1 लाख तो है ही है, जिसमें से हमारा बाकी 10,000 को हटा दो, ये मेरा 80,000 बना यहाँ पे अमाउंट निकल के। 1 लाख में से 20,000 गए, 80,000 बना। वो 80,000 तो है, बट बाकी जिसका सेटलमेंट करने आऊँगी, तो 10,000 के मेरे फुल्ली पेड बन जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फुल्ली पेड अप शेयर से डिवाइड करना होता है। 90,000 मेरा वो यहाँ पे डिवीजन हो गया। अगर देखो किसी को समझ नहीं आई है, तो जो ईपीएस वाला पार्ट है, जो एएस 20 है, उसके अंदर चीज़ें समझाई जाती हैं। इसको पॉइंट को छोड़ सकते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं नहीं लिखा, तो आप इसके अंदर ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई मेंशन की बात नहीं है। ठीक है? देखो आपको बैलेंस शीट के अंदर पूरा करा दिया, ये वाला अमाउंट हमारा वापस बोल देती हूँ, 12,18,000 जो आया था, वो हमने प्रॉफिट के अंदर शो करा प्लस करके, एंड जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पे प्रोविजन लगी थी, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, टोटल अमाउंट ये हो गया। इनमें सारा हम काम कर चुके हैं, बैलेंस शीट हमारी टैली कर जाएगी। देखो हमने ये अमाउंट रिजर्व सरप्लस कर लिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग कर ली, ट्रेड पेबल कर लिया, अदर करंट लायबिलिटी कर ली, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कर लिया, पीपीई करके दिखाया आपको, इन्वेंट्री दिखाया, ट्रेड रिसीवेबल दिखाया, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाया। ठीक है? देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर नीचे थोड़ा अमाउंट शायद मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पे 2,25,000 था बैंक का, तो वो 2,25,000 हमने कैश लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है? शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस दिखाया, अदर करंट एसेट दिखाई। यहाँ पे आपका क्वेश्चन डन होता है, बैलेंस शीट टैली हो जाती है। देखो इस द पॉइंट, अगर मैं मानती हूँ, अगर 2 क्वेश्चन आप आराम से कर लो, तो इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत आराम से आप कर लेंगे। बट जहाँ पे आपने इसमें प्रैक्टिस नहीं करी, वहीं पे आपके क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दैट। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा लेक्चर, एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप स्टडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। ठीक है? पेपर में मिलते हैं मोस्टली। ये 2 केसेस है, इसी से प्लीज ध्यान रखिएगा। देखो क्या होता है यहाँ पे, ये मेरे डेटर्स, ये मुझे गिवन होगा। ठीक है? ये वाला पार्ट जो है मुझे गिवन होगा। इसके अंदर से पहला केस की बात करते हैं, क्या बोला उन्होंने, डेटर्स मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है? वो मुझे 2 लाख के गिवन है, ट्रायल बैलेंस में मुझे सिर्फ इतना गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मुझे बोला बेड डेट है 10,000। अब देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब भी आती है, एडजस्टमेंट आई, उसके डबल इफेक्ट होंगे, क्योंकि इन दोनों के डबल इफेक्ट पॉसिबल होने चाहिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का मतलब है एक इफेक्ट हो चुका है, एक इफेक्ट आप डाल दो, और एडजस्टमेंट का मतलब है कि कुछ भी नहीं हुआ, आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बैलेंस शीट में जाती हूँ, तो ट्रेड रिसीवेबल है। ठीक है? टीआर मतलब ट्रेड रिसीवेबल समझ जाओगे ना, 2 लाख के थे। अब 10,000 के मेरे बेड डेट माइनस हो जाएंगे। देखिए आपको याद होगा, 11th क्लास में भी आप करते थे, डेटर्स में से बेड डेट को माइनस करते थे, फिर जो बचता था उसके ऊपर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते थे। इस तरीके से चलता था। अब आपने बेड डेट यहाँ पे माइनस करा, क्योंकि आपको ये एडजस्टमेंट में गिवन है। ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखना। आपका अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे, 1,90,000। अब ये जो 10,000 है, इसकी डबल अकाउंटिंग कहाँ होगी, एक हो गया है यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर, और एक स्टेटमेंट ऑफ पी जब हम बनाएंगे, उसमें अदर एक्सपेंस शो करेंगे, वहां पे मेरा बेड डेट दिख जाएगा 10,000 का। इतनी बात समझ आ गई है? नेक्स्ट उसके ऊपर आते हैं, केस सेकंड के ऊपर। आपको ट्रायल बैलेंस में क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। डेटर्स गिवन है 2 लाख के, बेड डेट्स गिवन है 10,000 के, एंड आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है आपको 25,000 का, एंड इसके साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, आरडीडी आपको बनाना है 15% के ऊपर। आरडीडी 15%, आरडीडी में बोल रही हूँ, कंसीडर एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रही हूँ 15% पे। अब सब कुछ भूल जाओ, क्या करना होता है, डेटर्स पे देखो कितना बनना है। डेटर्स है कितने के, 2 लाख के। 2 लाख के ऊपर 15% बनाओ, कितना बनेगा, 30,000 बनेगा। ठीक है? अब 30,000 जो बन रहा है, उसके अंदर देखो, पहले देखो कितना था, पहले मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, 25,000। कितने पे इंक्रीज हुआ मेरा, 30,000 पे। यहाँ पे लिखा ना 30,000 पे बोला, तो कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5,000 से। तो एक्चुअल एक्सपेंस मेरा 5,000 का हुआ, बट मेरा जो रिडक्शन होगा बैलेंस शीट में, वो 30,000 से होगा, क्योंकि कितने पे बनाने के लिए बोला, 15% पे। तो 25,000 तो था ही था, और 5,000 बनाया, तो मेरा 30,000 का टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बन गया। 2 लाख में से 30,000 गया, मेरा 1,70,000 शो करा मैंने बैलेंस शीट के अंदर। देन उसके बाद अदर एक्सपेंस में मैंने बेड डेट दिखाया। देखो जब भी जो चीज है, अगर आपको ध्यान से समझो आप इस बात को, कि ऊपर जो बेड डेट था, वो मुझे गिवन था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे जो बेड डेट गिवन है, वो मुझे गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसका सिर्फ एक इफेक्ट होगा, इसलिए मैंने इसको बैलेंस शीट में से माइनस नहीं करा। बैलेंस शीट में माइनस नहीं करूंगी, कहाँ पे जाएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ पी में जाएगा। एक लौता बेड डेट बनेगा मेरा 10,000 का। देन उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा एक्सपेंस, एक्स्ट्रा मेरा प्रोविजन कितने का बना है, 5,000 का। वो 5,000 मैंने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में शो करा है।
एक बार वापस इसको समझ लो क्योंकि ये आनी है, ठीक है ना? दोबारा से ज्वाइन करो, मैंने बहुत धीरे समझाया है, ध्यान से समझोगे फिर समझ आ जाएगा, ठीक है? फिर स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, बता दूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखो। लूज़ रूल्स मतलब कि अगर यहाँ पे लिख रखा है कि इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो मोर देन 12 मंथ्स की है। अगर मोर देन 12 मंथ्स की जा रही है, लिख रखा होगा तो ठीक, अगर नहीं लिख रखा तो हम इसको मान लेंगे नॉर्मली हमारा डिप्रेशन मदाजन इन्वेंटरी ट्रीट हो गया है, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, जैसे स्टोर्स, स्पेयर्स, लूज़ रूल्स, इन्वेंटरी होता है, नॉर्मल उसको ऐसे ही मानेंगे। बट अगर लिख देंगे ब्रैकेट में कि मोर देन 12 मंथ्स वाला है, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चला जाएगा। और अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा है तो हम उसको इन्वेंटरी की तरह ट्रीट कर लेंगे, ठीक है? और ये कैसे पता चलेगा? अगर मान लो या तो मोर देन 12 मंथ्स दे रखा होगा या फिर आपको दे रखा होगा डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स। अब देखो डेप्रिसिएशन मेरे करंट एसेट पे तो नहीं लगेगा, किस पे लगता है? नॉन करंट एसेट के ऊपर। इट मींस उसको नॉन करंट ट्रीट करा होगा तभी तो डेप्रिसिएशन लग रहा होगा। अगर मुझे डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स गिवन नहीं है, इट मींस वो इन्वेंटरी ही है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है? देखो अगर यहाँ पे हो जाता है, कई बार आपको बोल देते हैं कि जी दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज, ठीक है, दे दे और बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। बट अगर मैं बोल रही हूँ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन परसेंटेज ऑन कॉस्ट दे रखी हो, नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट अगर लिख रखा है इट मींस वो सेल्स के ऊपर ही लगता है। आपने रेशियो का फॉर्मूला भी पढ़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मली सेल्स के ऊपर ही लग रहा होता है। बट अगर क्वेश्चन कह दे कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लगा रखा है, दैट इज 20% ऑन कॉस्ट लिया है, तो आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता है कि दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है हमारा। अब देखो क्या बोला, 20% किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। तो 20% प्रॉफिट में लिखा, कॉस्ट को मान लेंगे एक्स, यहाँ पे 20% एक्स का हो गया, तो कितना मेरा इक्वल टू सेलिंग प्राइस रख लेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगी तो आई विल गेट 6/5x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मुझे कॉस्ट निकालनी है, कितने की है? कॉस्ट मतलब एक्स को इधर रहने देते हैं, यहाँ पे 5/6 हो गया, वो सेलिंग प्राइस हो गया मेरा। इस तरीके से हो गया, गॉट माई पॉइंट? इस तरीके से मेरा ऐसा हो जाता है, ठीक है? इस तरीके से नॉर्मली रखेगा। आगे आ जाते हैं, बस कैलकुलेशन पर्पस के लिए था, अगर आपको कैलकुलेशन निकालने के लिए बोल देते हैं तब करने के लिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब कि जो हमारे खर्चे होते हैं पहले के, सारे जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन के खर्चे हो रहे हैं, उसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कह देते हैं। ये डायरेक्टली मेरा मेंशन मतलब चला जाता है अदर एक्सपेंस के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के। कंज्यूमेबल्स दे रखे हैं, ये भी मेरा डायरेक्टली अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है, मतलब कि ईसॉप आउटस्टैंडिंग है, ठीक है? अब ईसॉप आउटस्टैंडिंग है, इट मींस इट्स अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, जब तक ये इशू नहीं हो जाता शेयर कैपिटल के थ्रू। तो आउटस्टैंडिंग वाला जो चीज है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा, पर शेयर कैपिटल की अगर ट्रीट हो चुका है तो शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं, देखो डिविडेंड की परसेंटेज अगर क्वेश्चन में गिवन है देन वेल एंड गुड, ठीक है? यहाँ पे आपको किसके ऊपर लेनी पड़ेगी? पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर। जो पेड अप अमाउंट है पूरी शेयर कैपिटल का, उसके ऊपर आप डिविडेंड लेंगे, इस तरीके से आप चलेंगे, ठीक है? डिविडेंड की परसेंटेज। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो हमारा खर्चा नहीं होता, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से डिडक्ट होता है, क्योंकि जो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट का जो हम प्रॉफिट में से निकाल के दे रहे हैं। तो प्रॉफिट में से निकाल के दे रहे हैं मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से हम डिविडेंड का पेमेंट को डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं मुझे क्या बोला है, जहां जहां मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं डिस्कस करती चलूंगी, ठीक है? देखो डिविडेंड खाली लिखा है, इट मींस इट्स एन इक्विटी डिविडेंड। जब तक वो मेंशन नहीं करेगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड है या क्या है, तब तक डिविडेंड लिखा है, इट मींस वो इक्विटी डिविडेंड ही होगा। अब इक्विटी डिविडेंड लिखा है मान लो, तो किसके ऊपर परसेंटेज लगेगी डिविडेंड की? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर के ऊपर लगाओगे। अगर आपको बोला प्रेफरेंस डिविडेंड तो आप प्रेफरेंस शेयर वाले के ऊपर परसेंटेज लगाओगे, बस वही लिख रखा है, ठीक है? नाउ डिविडेंड डिक्लेरेशन, ये वाला पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? आ जाते हैं आपको, मेन बात करते हैं इंटरनल डिविडेंड की। इंटरनल डिविडेंड मतलब कि जो डिविडेंड लेस देन 12 मंथ्स, मतलब इस ईयर का डिविडेंड है, ये डिक्लेयर भी इसी साल होता है और पे भी सेम ईयर हो जाता है, ठीक है? तो इसकी सिचुएशन मान लेते हैं कि मेरी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे वो गिवन है, इट मींस ये पे हो चुका है एंड एंट्री भी इसकी पास हो चुकी है। तो इट मींस इसका फाइनल क्या होगा काम? रिजर्व्स एंड सरप्लस में से डिडक्ट कर दो। रिजर्व्स एंड सरप्लस या फिर मैं पीएनएल के अंदर से निकाल दूं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में दो चीजें, तीन चार चीजें होती हैं, पीएनएल में से निकाल दो या जनरल रिजर्व में से निकाल दो, आपके ऊपर है पूरा। सिचुएशन 2 देख लेते हैं कि आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा, आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो इसकी आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड पेएबल, मतलब कि पीएनएल अकाउंट में शो करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है पीएनएल अकाउंट में शो करोगे, ठीक है? आगे आ जाते हैं, ठीक है?
ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में देखो कहाँ पे शो करेंगे, डिविडेंड पेएबल जो होगा वो अदर करंट लायबिलिटी में शो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं मेरी कोई एसेट रीवैल्यू हो रही है, अगर एसेट बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, मतलब फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में शो होगा, रिजर्व है ना तो रिजर्व एंड सरप्लस में शो होगा। मान लेते हैं मुझे बोला 1 लाख की एसेट थी, 1.5 लाख की हो गई, कितने से बढ़ी मेरी एसेट 50,000 से, तो 50,000 से बढ़ा रहे हैं तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। तो जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, रिजर्व आ रहा है तो रिजर्व से सरप्लस में जाएगा ही। ठीक है, अब मान लेते हैं बोला मुझे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, जो डिक्रीज हुई है उसका जो लॉस होगा वो पीएनएल अकाउंट में से जाएगा। तो ये पीएनएल अकाउंट जो है मेरे अदर एक्सपेंस की तरह शो होगा, जितना भी अमाउंट का डिक्रीमेंट आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो मुझे बोला है कि फिक्स डिपॉजिट जिसकी ओरिजिनल मेच्योरिटी अप टू 3 मंथ्स की है शैल बिकम अ पार्ट ऑफ करंट एंड सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर 3 मंथ्स का है, बट अगर मोर देन 3 मंथ्स है या फिर बट 12 मंथ्स के कम कम में है तो ये तो करंट इन्वेस्टमेंट में ट्रीट होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ट्रीट नहीं होगा। देखो 3 पॉइंट बोल रही हूँ, वापस समझिएगा। अगर 3 महीने के अंदर अंदर तक का है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर 3 महीने से ज्यादा और 12 मंथ से कम है तो करंट इन्वेस्टमेंट ट्रीट होगा। बट अगर वो 12 मंथ से ज्यादा की है तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ट्रीट होगा, बिकॉज वो 12 मंथ से ज्यादा की हो गई है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, अब आ जाते हैं ये वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, पहला पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है, नीचे वाला पॉइंट आएगा, बता दूंगी वापस से। मशीन वाला सस्पेंस वाला आपके पार्ट में नहीं आ रहा फिलहाल। ठीक है, नाउ अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आएंगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिविडेंड पेएबल एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल, शेयर एप्लीकेशन मनी, रिफंडेबल जो अमाउंट हमें रिफंड करना होता है, या तो अगर एक्स्ट्रा पैसे आ जाता है तो हम बोलते हैं ना कि 1 लाख मंगाया था, 1.5 लाख रुपए आ गया तो 50,000 रिफंड कर दो, तो 50,000 यहाँ पे रिफंडेबल वाला अमाउंट आएगा। इंटरिम डिविडेंड पेएबल, या फिर ये हो गए मेरे सारे अदर करंट लायबिलिटी के बाद। अदर करंट एसेट में क्या क्या आ जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये तो ध्यान रखना। अदर करंट लायबिलिटी और अदर करंट एसेट के बहुत सारी चीजें इनमें से ही मेनली पूछी जाती हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं हमारे यहाँ की टैक्स प्रोविजन की, कि क्या क्या हमारा हो रहा होता है। इनकम टैक्स पेड वाली बात चल रही है। देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस राइट डाउन, यू नो दिस। यहाँ पे बैंक से अमाउंट पे हो रहा है, वी नो दिस। ठीक है, जब उसके पीएनएल अकाउंट यहाँ पे बन रहा है, मैंने चीज सिखाई है सीएफएस के अंदर भी कि ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए यहाँ से चालू हुआ। देन यहाँ पे मेरी पेमेंट हो रही है, इसलिए बैंक यहाँ पे आया। यहाँ पे मैंने प्रोवाइडेड या फिर जो मैंने क्रिएशन करा है इस बार पीएनएल के अंदर, वो टैक्स का वो यहाँ पे आ गया। ये वाला जो अमाउंट है वो तो चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर। ये वाला जो अमाउंट आ रहा है दैट इज माई शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इस साल का रह गया, दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो मैं करंट लायबिलिटी के अंदर शो करती हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन मतलब कि एम्प्लॉय का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया। डायरेक्टर की सिटिंग फीस, देखो दोनों में फर्क है। रेम्यूनरेशन इज अ काइंड ऑफ अ सैलरी, तो इसलिए एम्प्लॉय के बेनिफिट में आया, बट डायरेक्टर की सिटिंग फीस जो है वो अदर एक्सपेंस में आएगी। देन टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल के जितनी भी चीजें हो रही है वो इंटेंजिबल एसेट होती है। ठीक है, नाउ डिविडेंड डिक्लेयर बट डेट नॉट मेंशन। कब मेंशन है, क्या है, कुछ मेंशन नहीं है। इट मींस इट्स अ काइंड ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड, एंड प्रपोज्ड डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, वो हमारी आउट ऑफ द बैलेंस शीट आइटम होती है, उसको शो नहीं करते हैं। इट जस्ट लाइक कि मैं आपको बार बार बोलती भी हूँ कि प्रपोज डिविडेंड और इंटरनल डिविडेंड में फर्क क्या होता है। प्रपोज डिविडेंड मतलब मान लो कि आपने एक पर्सन को प्रपोज किया एंड उस सामने वाले पर्सन को प्रपोज कर रहे हो, तब तक आप हिडन रख रहे हो उस चीज को। जब तक वो यस नहीं आएगा सामने से तब तक आप उसको फाइनल डिविडेंड नहीं मानोगे। तो प्रपोज डिविडेंड जो है हम बैलेंस शीट में दिखाते ही नहीं है कि अभी हुआ है कि नहीं हुआ, उसको हम बैलेंस शीट में हटा के दिखाते हैं। बट जैसे ही वो चीज फाइनल हो जाती है हम उसको बैलेंस शीट में दिखाने लग जाते हैं। अब इस साल का मान लो डिविडेंड है, इसी साल हमारे मान लो उसको पेमेंट भी हो रही है, तो मेरा इंटरिम डिविडेंड तो दिखना चाहिए, इसलिए वो दिख जाता है। बट प्रपोज डिविडेंड वो हमारा दिखता नहीं है, क्योंकि डेट वगैरह कुछ मेंशन हुई नहीं है, एनुअल जनरल मीटिंग में इसका डिस्कशन हुआ ही नहीं है, बस प्रपोज करा कि इतना होना चाहिए। ठीक है, देन बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मेच्योर, तो ये भी हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी रहेगी, ये भी हम उसको आउट ऑफ द बैलेंस शीट आइटम शो करेंगे। ठीक है, आपके पेपर में प्रपोज डिविडेंड का जरूर पॉइंट आ सकता है, इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा। एडवांस लोन दिया है डायरेक्टर को तो शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस हो गया। ठीक है, देन उसके बाद अगर देखो शॉर्ट टर्म मैंने बोला कुछ मेंशन नहीं है, अगर लिख रखा है कि लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस में डाल देंगे। देन डिविडेंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वहां से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। मैंने बोला था वहां पे डिविडेंड जो है हम कहाँ से देते हैं,
P&L अकाउंट से दे देते हैं या जनरल रिजर्व से दे देते हैं, बट एसपीआर से कभी भी नहीं देते हैं, बिकॉज यूज ऑफ एसपीआर इज रिस्ट्रिक्टेड टू सम ऑफ द थिंग्स वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में नहीं आता है। अब देखो डिवेंचर की परसेंटेज, दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट, क्योंकि आती ही आती है, हिडन एडजस्टमेंट मिलेगी। ट्रायल बैलेंस में दे रखी है आपको, इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट ऐसे ट्रीट कर लोगे। अगर इंटरेस्ट नहीं दे रखा, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर अलग से आपको बोला गया है, आपको ढूंढना पड़ेगा, तो आपका एक जगह जाएगा, एक फाइनेंस कॉस्ट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L की तरह ऐड हो जाएगा जितना भी इंटरेस्ट बन रहा होगा। अगर मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बट अगर इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं करा तो एक तो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा एज एन एक्सपेंस, और बाकी इंटरेस्ट पेबल में चला जाएगा। अगर मान लो कि मैं पे करूंगी इन शॉर्ट आगे टाइम में, तो अदर करंट लायबिलिटी के थ्रू शो होगा मेरा बैलेंस शीट के अंदर। बेटर रिकवर्ड हो गए तो अदर इनकम में शो होगा। करंट मेच्योरिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब करंट मेच्योरिटी बन रहा है तो करंट मतलब कि वो शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब कैसे हो गए, लॉन्ग टर्म बोरिंग में माइनस हो जाएगा और शॉर्ट टर्म बोरिंग में प्लस हो जाएगा। कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पहले वो करंट बनती है, ठीक है, वहां से माइनस होती है, देन वो शॉर्ट टर्म बोरिंग बन जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा हमेशा ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चे कैश इन कैश में प्लस कर देते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग के आइटम, ठीक है। आगे आ जाते हैं, रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, इसकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। कई बारी बोल देते हैं, मान लो आपको ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 2 लाख का, उसमें बोल देंगे कि उसमें से 1 लाख जो है वो 6 मंथ्स के कम अंदर तक का है, लेस देन 6 मंथ्स का है, तो इसके अंदर आपको ऐसे लिखना है, अमाउंट ड्यू फॉर 6 मंथ मतलब और मोर वाला, मतलब कि 1 लाख रह गया वाला अमाउंट, एंड अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट ड्यू फॉर लेस देन 6 मंथ्स। बस प्रेजेंटेशन का आंसर तो 2 लाख ही आएगा बैलेंस शीट के अंदर, बट यहाँ पे अलग अलग करके दिखाओगे, इसको बोलते हैं एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कि पहले हमने 6 मंथ्स का ज्यादा का दिखा दिया, फिर 6 मंथ से कम वाला दिखा दिया। आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कितना परसेंटेज आपका मतलब 6 मंथ्स के बाद वाला है और 6 मंथ्स के अंदर वाला है, ठीक है। आगे बात बढ़ते हैं, देखो ये चीज आ सकती है आपके पेपर के अंदर, अगेन प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक बैलेंस मस्ट बी शोन एज नोट्स, एज मतलब बैंक बैलेंस दिखना चाहिए हमारा नोट्स अकाउंट्स के अंदर। आप बोल देते हैं कई बार कि इतना जो बैलेंस है, लेट्स सपोज मेरा 3 लाख का बैलेंस बचता है, उसमें उन्होंने बोला कि 1 लाख का जो बैलेंस है वो शेड्यूल्ड बैंक के पास होगा, तो बैलेंस विद शेड्यूल्ड बैंक यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख। अब कितना बचा 2 लाख, वो बैलेंस विद अदर बैंक्स हो गया। इस बस प्रेजेंटेशन के लिए आपको दिखाना है नोट्स अकाउंट्स के अंदर, चेक होते हैं, इनके नंबर होते हैं, ठीक है। नाउ देखो, property plant and equipment provision for document, it means this is accumulated depreciation and this is my original cost, बट अगर खाली पीपीई दे रखा है, प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, तो वो मेरा डब्ल्यूडीवी होगा, जिस मीन्स की रिटर्न डाउन वैल्यू, सारा कुछ कट कटा के मेरे पास इतनी वैल्यू पहुंची हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं अदर एक्सपेंस के आइटम्स में क्या क्या आएगा। कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, सेलिंग, प्रमोशनल एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डीलर एड, ट्रांजिट इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे कर रहे हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डायरेक्टर की फीस, डायरेक्टर की सिटिंग की फीस एंड कंज्यूमेबल्स, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, ठीक है। देखो अगर मैं आगे बात करती हूँ शेयर प्रोविजन एंड री इशू की, जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं या फिर उसके अंदर प्लस कर देंगे जो अमाउंट मैंने री इशू के टाइम पे कलेक्ट करा, दोनों को प्लस करके मेरा अमाउंट शो हो जाएगा। मान लेते हैं ऑलरेडी पेड अप के अंदर मेरे को दे रखा है 1 लाख इंटू 10 लाख हो गया, देन उसके बाद री इशू जितना करा उसमें मुझे 80,000 रिसीव हुआ, तो 10 लाख प्लस 80,000 टोटल अमाउंट हो जाएगा मेरा 10,80,000, इस तरीके से शो कर देंगे। जो फेस वैल्यू जितना तक है वो शेयर कैपिटल का पार्ट हो जाएगा, और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, बिकॉज जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है ना, एंट्री के अंदर सीखा था ना लास्ट हम जब इश्यू शेयर करा था। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा यहाँ पे, क्योंकि पेपर में आती है इसके ऊपर, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है अगर मान लो ज्यादा दे रखे है ओपनिंग इन्वेंट्री से, हम याद है मैंने बोला था कि पेपर में आएगा ही आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री या फिर चेंज इन फिनिश गुड्स या फिर चेंज इन डब्ल्यूआईपी स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, तो वहां पे अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी ज्यादा है और ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी कम है, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 2 लाख की और ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 1 लाख की, तो यहाँ पे 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, बट क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी ज्यादा है, तो 1 लाख का मैं शो करूंगी माइनस में,
ठीक है, माइनस में शो होगा ये चीज, ठीक है, कहाँ पे शो होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर ब्रैकेट में शो करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिया है मैंने वही सेम पार्ट का, ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट कुछ मेंशन नहीं कर रखे हैं तो उसको हम एज एन नॉन करंट ही मानेंगे हमेशा, जब कुछ मेंशन नहीं कर रखा होता, ठीक है। आगे आ जाते हैं आपके मेन पॉइंट्स के ऊपर, जो मेनली है एडवांस टैक्स की बात करते हैं, आएगा ही पेपर के अंदर। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस के अंदर जाता है, करंट एसेट की तरह ट्रीट होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल परचेज करा, ठीक है, रॉ मटेरियल मैंने परचेज करा, यहाँ पे 2 महीने लगे उसको फिनिश गुड्स बनने में, देन उसके बाद 2 महीने लगे उसकी सेल होने में, देन उसे पैसे आने में 3 महीने लग गए कैश से, फिर पैसा मैंने लगाया 1 मंथ का। तो टोटल मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ्स की चल रही है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, इतने टाइम की मेरी 8 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरे को ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो मेरे करंट एसेट की तरह ट्रीट हो जाएगा। अगर मुझे एडजस्टमेंट में दे रखा है तो बैलेंस शीट की करंट एसेट में जाएगा ही, बट साथ में चेंज इन इन्वेंट्री जो मैंने बताया क्लोजिंग स्टॉक वाला, वहां पे भी जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है तो नॉर्मली करंट अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा, बट अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है साथ में तो 2 बार ही होगा, अदर करंट लायबिलिटी जाएगा ही जाएगा, पर साथ में मेरा एज एन एक्सपेंस भी ट्रीट होगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस मैंने भी बताया अदर करंट एसेट में जाएगा, ठीक है, बट एडजस्टमेंट में आ जाए तो अदर करंट एसेट में तो है ही है, पर साथ में स्टेटमेंट ऑफ P&L में से मेरा वो माइनस हो जाता है, माइनस में दिख जाएगा एक्सपेंस में। ठीक है, नाउ डिविडेंड की बात कर लेते हैं। अगर इंटरिम डिविडेंड है तो अगेन कोई भी डिविडेंड हो रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस होगा ही होगा, बट देखो इंटरिम डिविडेंड मैंने माइनस कर दिया क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा पिछली बारी, ठीक है, बट फाइनल डिविडेंड अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो एक तो प्रॉफिट में से माइनस होगा ही होगा और कैश एंड कैश में से माइनस होगा क्योंकि पेमेंट तो गई होगी ना। ठीक है, देन इसके बाद हिडन एडजस्टमेंट जो मैं बोल रही थी 10% लोन की, अगर आपको एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट हुआ है, एक्सपेंस बना है तो फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा प्लस अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, एंड अगर वो इनकम की तरह ट्रीट हुआ है, वो लोन से एडवांसेस की तरह ट्रीट हुआ है तो वो अदर इनकम में चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L की, एंड वो अदर करंट एसेट में चला जाएगा। लास्ट मैंने एम्बेडेड के एडजस्टमेंट बता दिया, आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अंडरराइटर कमीशन दे रखा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ P&L की अदर एक्सपेंस में से राइटन ऑफ वाला अमाउंट आ जाता है। ये बहुत रेयर ही पूछा जाता है, एक बार आप इसे रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। लास्ट टू लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो दे रखा होगा प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मेक श्योर this is only about the raw material, no inventory, no finished goods, no work in progress, only and only raw material। तो ओपनिंग प्लस परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस कर दोगे, देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऑफ दैट थिंग। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहाँ दिखती है, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L के पहले वाले में मैंने बताया, आपको बता देती हूँ, मैंने सारी टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं, ये भी सारी टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं कि यहाँ पे क्या क्या आता है। नाउ आई विल डू द क्वेश्चन।